बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। किस नंबर 11। मलिक काफूर की पहली अजीम मुहिम, देवगिरी की दूसरी फतह। जब एक पुराना बाजगुजार बादशाह बगावत पर उतर आया और एक गुलाम ने अपनी सलाहियत से पूरे हिंदुस्तान को हैरान कर दिया। तारीख में बाज़ लोग शाही खानदान में पैदा नहीं होते मगर अपने कारनामों से बादशाहों के बराबर खड़े हो जाते हैं। 1307 ईस्वी, दिल्ली का शाही महल। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी खामोशी से दरबार में बैठा था। अचानक एक कासिद दाखिल हुआ। उसके हाथ में दक्कन से आया हुआ खत था। वजीर ने खत खोला। चेहरे का रंग बदल गया। सुल्तान ने पूछा, क्या खबर है। वजीर ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, देवगिरी के राजा रामचंद्र ने कई बरसों से खराज भेजना बंद कर दिया है। दरबार में खामोशी छा गई। ये वही देवगिरी थी जहाँ से कभी अलाउद्दीन ने अपनी किस्मत बदली थी। सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, वक्त आ गया है। इन्हें दोबारा याद दिलाया जाए कि दिल्ली का सुल्तान कौन है। गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। राजस्थान तकरीबन मुकम्मल तौर पर दिल्ली के ज़ेर असर आ चुका था। मलिक काफूर सुल्तान का सबसे काबिल एतमाद सिपह सालार बन चुका था। अब सल्तनत की नज़रें जुनूब पर थी, जहां दौलत भी थी और आज़ाद रियासतें भी। देवगिरी ने वादा क्यों तोड़ा। 1296 ईस्वी में पहली शिकस्त के बाद राजा रामचंद्र यादव ने दिल्ली की अतात कबूल कर ली थी। इसने वादा किया था कि हर साल खराज भेजेगा। चंद बरस तक ऐसा होता भी रहा, लेकिन जब दिल्ली मुसलसल राजस्थान और मंगोलों की जंगों में मसरूफ रही, देवगिरी ने समझा शायद दिल्ली अब जुनूब की तरफ तवज्जो नहीं दे सकेगी। आहिस्ता आहिस्ता खराज बंद कर दिया गया। ये सिर्फ माली मामला नहीं था, ये दिल्ली की सियासी बालादस्ती को चैलेंज था। सुल्तान का फैसला। अलाउद्दीन ने अपने दरबार में ऐलान किया, इस बार मैं खुद नहीं जाऊंगा। सब हैरान रह गए। फिर सुल्तान ने कहा, मलिक काफूर जाएगा। ये इसकी पहली बड़ी आज़ाद फौजी मुहिम थी। अगर वो कामयाब होता तो उसकी हैसियत हमेशा के लिए बदल जाती। जुनूब का तवील सफ़र। दिल्ली से देवगिरी तक का सफ़र आसान न था। हज़ारों मील, नदियों का जाल, घने जंगलात, गर्म मौसम और पहाड़ी रास्ते। मलिक काफूर ने जल्दबाजी नहीं की। हर मंजिल पर रसद का इंतज़ाम किया, फौज को मुनज़्ज़म रखा, सिपाहियों को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम किया। वो जानता था जंग सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती, बल्कि सफ़र के दौरान भी जीती जाती है। देवगिरी में बेचैनी। इधर देवगिरी में राजा रामचंद्र को यकीन था कि शायद दिल्ली की फौज इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब खबर मिली कि मलिक काफूर का लश्कर रियासत की सरहद पर पहुंच चुका है तो दरबार में खलबली मच गई। एक वजीर बोला, महाराज, दिल्ली की फौज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। दूसरा बोला, सुलह कर लीजिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। फैसला कुन मुहिम। मलिक काफूर ने देवगिरी को चारों तरफ से घेर लिया। पहली मुहिम की तरह इसने तेजी से हमला नहीं किया। इस बार मकसद सिर्फ खजाना लेना नहीं था, बल्कि दिल्ली की मुस्तकिल बालादस्ती कायम करना था। चंद झड़पों के बाद देवगिरी ने की मज़ामत कमज़ोर पड़ने लगी। रामचंद्र का फैसला। आखिरकार राजा रामचंद्र ने सुलह की दरख्वास्त की। वो जान चुका था कि मज़ीद जंग सल्तनत को तबाह कर देगी। उसने दोबारा दिल्ली की अतात कबूल कर ली, खराज अदा करने पर रजामंदी जाहिर की और अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। एक हैरान कुन फैसला। जब रामचंद्र को दिल्ली लाया गया, दरबार के बहुत से अमीर तवक्को कर रहे थे कि सुल्तान इसे सख्त सजा देगा, लेकिन अलाउद्दीन ने सबको हैरान कर दिया। उसने रामचंद्र को इज्जत दी, कीमती लिबास अता किए
اور دوبارہ دیوگیری کا حکمران مقرر کر دیا۔ سلطان نے کہا، وفادار باج گزار دور کے دشمن سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ صرف رحم نہیں تھا، یہ اعلیٰ درجے کی سیاسی حکمت عملی تھی۔ ملک کافور کی کامیابی۔ یہ مہم ختم ہوئی تو سب کی نظریں ایک شخص پر تھیں، ملک کافور۔ اس نے بغیر غیر ضروری تباہی کے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ سلطان نے دربار میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تم نے صرف جنگ نہیں جیتی بلکہ سلطنت کو مضبوط کیا ہے۔ اب کوئی بھی اس کی صلاحیت پر شک نہیں کرتا تھا۔ جنوب کے دروازے کھل گئے۔ دیوگیری اب دہلی کا مضبوط اتحادی بن چکا تھا۔ یہی ریاست آگے چل کر جنوبی ہندوستان کی مزید مہمات کے لیے فوجی اڈا بنی۔ اب دہلی کی فوج دکن کے اندر تک پہنچ سکتی تھی۔ وارنگل، دوار سمندر اور مادور رائی اب پہلے سے زیادہ قریب تھے۔ ایک نئے دور کی ابتدا۔ اس رات ملک کافور محل کی چھت پر کھڑا جنوب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کی آخری مہم نہیں، یہ تو صرف آغاز تھا۔ سلطان بھی یہی جانتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب دہلی کی سلطنت صرف شمال کی نہیں رہے گی، پورا ہندوستان اس کا نام سنے گا۔ حقیقت یا افسانہ؟ بعض روایات میں یہ تاثر ملتا ہے کہ علاء الدین نے ہر شکست خوردہ حکمران کو قتل کر دیا۔ تاریخی حقیقت اس سے مختلف ہے۔ رام چندر نے دوبارہ اطاعت قبول کی تو علاء الدین نے انہیں عزت دی، جاگیر عطا کی اور انہیں دوبارہ باج گزار حکمران کے طور پر برقرار رکھا۔ یہ اقدام اس کی عملی سیاسی حکمت عملی کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی تجزیہ۔ دیوگیری کی دوسری مہم کے کئی عام نتائج نکلے۔ دہلی سلطنت کا اثر دکن میں مضبوط ہوا۔ ملک کافور ایک کامیاب سپہ سالار کے طور پر پوری سلطنت میں مشہور ہو گیا۔ دیوگیری جنوبی مہمات کے لیے ایک اہم فوجی اور رسدی مرکز بن گیا۔ سلطان نے ثابت کیا کہ وہ جہاں ضرورت ہو سختی اور جہاں فائدہ ہو مصالحت دونوں اختیار کر سکتا ہے۔ اسی مہم نے آئندہ جنوبی فتوحات کی بنیاد رکھی۔ اس قسط سے حاصل ہونے والے اسباق۔ کامیاب حکمران صرف جنگ جیتنے پر نہیں، فتح کے بعد استحکام پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات دشمن کو مکمل تباہ کرنے کے بجائے اسے اتحادی بنانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ طویل فاصلے کی فوجی مہمات میں رسد اور منصوبہ بندی جنگی مہارت جتنی ہی عام ہوتی ہے۔ قابل قیادت ایک کامیاب ریاست کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔